हाँ जी गाइस, तो अभी 2-3 बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तब तक हम लोग एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। एंड अवनी एंड शगुन, सॉरी मैं अभी अपलोड नहीं कर पाया था लास्ट क्लास, तो मैं इस क्लास के बाद कोशिश करता हूँ जितनी जल्दी हो सकता है दोनों पिछली क्लास भी और ये वाली भी अपलोड करता हूँ, ठीक है। गाइस, आप लोगों ने होमवर्क किया? क्या किया था मैंने होमवर्क? हाँ जी परीक्षा। सर कैश फ्लो पढ़वाई थी तो वो याद करने के लिए। तो मैंने बनाने के लिए दिया था उसको कि इसको बनाना है आपने। यस सर। तो कितनी बार बनाया? सर मैंने नहीं किया, मेरा आज प्री बोर्ड था। मैंने हल्की, मेरे को याद है आधी आधी, पर मैंने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करी। या ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा भाई, वो बनाना था, उसका यूज था। और आपने वो काम नहीं किया तो इसलिए वो आपका काम बढ़ जाएगा। अगर आपने ये फॉर्मेट बनाया होता तो अभी जो आप क्वेश्चन करोगे जो मैं अभी आज होमवर्क में दूंगा, वो उसी फॉर्मेट में हो जाते, तो कर आपका लिया, आधा काम फॉर्मेट हो बना चुका लिया। होता। तो करीना भी याद नहीं किया ढंग से, बनाया नहीं। फॉर्मेट बना लिया लेकिन याद कितने ज्यादा नहीं फॉर्मेट हुआ, बनाए? आधा आधा हो जाएगा। एक। एक बार नहीं बनाना था ना, कम से कम 3-4 बार बनाना था, तभी तो याद होगा। याद चलो कैसे वो होगा? आपने प्रैक्टिस के लिए कहा है, जैसे बैलेंस शीट कही थी ना कि बना के देखनी है, उस तरह से कहा है। हाँ कहा। मतलब तो ओके, सो प्रैक्टिस के लिए भी था कि आप, ताकि याद भी हो जाए प्लस उसका आगे यूज भी होना है। वो बेकार नहीं जा रहा था। बैलेंस शीट तो चलो फिर भी आपको यूज नहीं हुई, हमने बैलेंस शीट पूरी पूरी नहीं बनानी थी, लेकिन ये तो पूरा प्रॉपर यूज होगा, ठीक है। हाँ जी गाइस, बाकी लोग प्लीज कैमरा ऑन करो यार। हाँ समीक्षा। सर इसके फॉर्मेट के प्रिंट आउट निकाल ले तो ठीक है। हाँ इसीलिए भेजा है। ओके सर। वो भी करना है, लेकिन 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 बेटा वो ना तब करना है जब आप पहले इसको अच्छे से याद कर लो। तो आपने कम से कम 3-4 बार खुद बनाना है और मुझे वो भेजना है बना के, ठीक है। ओके सर। प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको आसान तरीका भी करा रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो आपको भेजा है वो, उसका पर्पस भी यही है कि आप फॉर्मेट का प्रिंट आउट निकाल के एक स्पाइरल बनवा लो, ठीक है, ताकि काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में तो आपको फॉर्मेट नहीं मिलने वाला, तो ये फॉर्मेट याद होना बहुत जरूरी है। ये तो मैं अभी टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ कि चलो भाई आपका टाइम बच जाएगा, क्वेश्चंस जल्दी हो जाएंगे। लेकिन एग्जाम में इससे काम नहीं चलेगा, तो एग्जाम में उल्टा हमें नुकसान कर जाएगा अगर हमें याद नहीं हुआ तो। और नुकसान इतना गंदा करेगा ना कि ये क्वेश्चन बेकार हो जाएगा, क्योंकि बिना फॉर्मेट के आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैश फ्लो में फॉर्मेट है। अगर ये फॉर्मेट नहीं बना हुआ तो आप, आपका क्वेश्चन जीरो हो गया। आपने एक दो चीजें ऊपर नीचे कर दिया, भूल गए ना कि यहाँ क्या आता था, फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, मैच ही नहीं करेगा। और अगर ये फॉर्मेट याद हो गया तो आपका काम आधे से ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि अब इसको करना क्या है, बस इसमें वैल्यूज ही तो डालनी है। फॉर्मेट बन गया, वैल्यूज डालनी है उठा के। अभी आप देखना मैं कराऊंगा क्वेश्चन कितना मजे से हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरी, मैं आपका काम आसान कर रहा हूँ, मैं खुद आसान कर रहा हूँ। मैं खुद आपको, मैंने आपको जो दिया है क्या नाम है फॉर्मेट, वो इसीलिए दिया है ताकि आप उसका प्रिंट आउट निकाल के उसका स्पाइरल बनवा लो, ठीक है। लेकिन विद दैट कंडीशन कि उस स्टेप पे पहुंचने से पहले अपने को पहले इसको याद करना है अच्छे से। तो कम से कम 4 से 5 बार आपको ये बनाना है अपने हाथ से। और जब आप बनाओगे ना तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ब्लैंक बनाना है, ऐसे मैंने लिख के भी भेजा था, इसीलिए ये दिख रहा है ब्लैंक। डिटेल और अमाउंट का कॉलम ब्लैंक होना चाहिए, इसीलिए ब्लैंक कर रहा हूँ ताकि आप उसमें लिख सको। क्रॉस 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 मत डाल देना जैसे मैंने डाला था समझाने के लिए, ठीक है। परीक्षा ने डाल दिया, वो रब कर रही है। मैंने इसीलिए लिख के भेजा था मैसेज में, कोई बात नहीं। तो वो तो ये जो आप 4-5 बार बनाओगे तो आपको ये ऐसे ब्लैंक रखना है ताकि आप इसके अंदर क्वेश्चन कर सको। क्लियर है सबको? सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि कोई शॉर्टकट नहीं मारना है इसमें। कम से कम 5 बार आपने ये खुद बनाना है अपने हाथ से, तभी याद होगा बेटा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आपको ये फॉर्मेट याद हो।
आपको अगर याद होगा शेयर्स के चैप्टर में मैंने कहा था एक प्री रेक्विजिट है, वो क्या था कि आपको वर्किंग नोट अच्छे से बनाना है। और आपने अगर नोटिस किया हो बिना वर्किंग नोट के काम नहीं होता, और वर्किंग नोट ढंग से बन जाता है तो बड़े अच्छे से काम हो जाता है। सेम चीज यहाँ है बेटा, बिना इसके काम नहीं हो सकता, बिना फॉर्मेट के काम नहीं हो सकता। और एक बात और बता देता हूँ, हर किसी का सिखाने का तरीका अलग होता है। आपके स्कूल में हो सकता है पहले फॉर्मेट नहीं बनवाते होंगे, ठीक है, हो सकता है। ऑब्वियसली सारे चैप्टर्स जितने भी अब तक आपने करे हैं, देखा होगा कहीं पे कि टीचर आपके स्कूल में अलग तरीके से करा रही है, मैं अलग तरीके से करा रहा हूँ, है ना, बहुत सारी जगहों पे हुआ होगा। दिस इज द बेस्ट वे विच वी कुड हैव कम अप टू सॉल्व द कैश फ्लो चैप्टर, आई मीन कैश फ्लो क्वेश्चन इजीली एंड क्विकली। तो प्लीज ट्रस्ट करो कि हाँ जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करो। हाँ, अगर आपको स्टिल लगेगा कि कोई और तरीका अच्छा है तो मुझे बताना, और एंड इफ आई ऑल्सो फील, मैं उसको अडॉप्ट करूंगा। आई एम ऑलवेज ओपन टू चेंजेस, चाहे वो किसी भी चीज में हो, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज जैसे मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। इसको पहले पूरा फॉर्मेट बनाओ, उसके बाद हम इसके अंदर फिगर्स फिल करेंगे। क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? कोई ऐसा है जिसने फॉर्मेट बनाए हैं और याद किया है? मुझे हैंड रेस करके बता सकते हो। इतने सारे बच्चे हैं यार। ये कितने सारे बच्चों ने बनाया है? खुश हो गया मैं देख के, है। नॉट डन बेटा यार, दिस इज नॉट डन। हाँ जी, आरव एंड आरव। सर एक ही बार ही बनाया था। तो एक ही बारी क्यों बनाया था? भाई बना लो प्लीज, ऐसे नहीं करो। देखो मेरे को, आपको पता है मुझे अच्छा नहीं लगता डांट लगाना, ठीक है। प्लीज ऐसे काम नहीं करो, ठीक है। हम दोनों को मिल करके काम करना है तभी काम होता है, ऐसे नहीं होता। अगर आप अपना काम नहीं करोगे या मैं अपना काम नहीं करूंगा तो फिर पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहला काम, आज की क्लास खत्म होते ही, आज की क्लास खत्म होते ही आपने 5 बार बनाना है। मुझे फोटो खींच के भेजनी है, और उस पर अलग से लिखा होना चाहिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ताकि दिखाई दे मुझे ये 5 अलग अलग है। क्लियर हो गया? सबको क्लियर है ये? तो आज आपने सबसे पहला काम तो यही करना है, ताकि ये अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। क्लियर? चलूं आगे? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अभी तक कोई डाउट है? पहले मुझे डाउट बता दो, फिर हम लोग वापस से आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप। किसी को कोई डाउट अभी तक कुछ पूछना है? नहीं, क्लियर है कैश फ्लो स्टेटमेंट में अभी तक जितनी चीजें कराई हैं? ओके, जस्ट एक बार मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ अवनी और शगुन के लिए खास करके। आई एम नॉट श्योर कि आपने कहाँ तक देखा था। इनडायरेक्ट मेथड का देख लिया था? शुरू हो गई थी क्लास, मतलब क्लास में इतना ये कराना शुरू कर दिया था मैंने जब आपने किया था, आपने जब क्लास छोड़ी थी। नहीं। इनडायरेक्ट मेथड नहीं कराया था? ओके, तो मैं मोटा मोटा एक आइडिया दे रहा हूँ। देखो क्या है, अवनी, हमने एक सीखा था, पहले आइडेंटिफाई करा था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, ये सीखा था, ठीक है। मैंने बताया था कि इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो होते हैं, दोनों को नेट करोगे तो नेट कैश फ्लो आ जाएगा। तो आपने पहली एक्टिविटी में से नेट किया, ऑपरेटिंग में से, तो आपके पास नेट और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आ गया बाहर, ठीक है। उसी तरीके से आपने नेट किया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, वो आ गया यहाँ पे। क्लियर है? बोलती जा साथ साथ, यस सर। ठीक है। एंड उसी तरीके से आपने नेट किया फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, तो आपके पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गया। अब आपके पास तीनों एक्टिविटीज का नेट आ गया, इनको टोटल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में कितना नेट कैश आया या गया। इसके अंदर अगर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर देता हूं तो मेरे पास आ जाता है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ आ गया? यस सर। ठीक है। अब ये जो हमने पूरा फॉर्मेट बनाया है, इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड, क्योंकि हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं, जो जो एक्टिविटीज हैं उन सबको डायरेक्टली ले रहे हैं। हम डायरेक्ट मेथड हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है।
डायरेक्ट मेथड हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में क्या है, इनडायरेक्ट मेथड। तो हमें जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो इस तरीके से नहीं बनाना है, जो नीचे एक मैंने इनडायरेक्ट मेथड करके दिखाया है, इससे बनाना है। ये देखो, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड लिखा हुआ है ऊपर, इस तरीके से बनाना है। ऐसा क्यों? उसका रीजन होता है कि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ये बनता है साल के एंड में, एंड नॉट ओनली साल के एंड में, इवन आफ्टर व्हेन यू हैव प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट। आप क्वेश्चन भी देखोगे ना, तो क्वेश्चन में दिखेगा आपको बैलेंस शीट से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, तो जब बैलेंस शीट बनी हुई है तभी बना रहे हैं ना उसके बाद। तो जब हमारे पास बैलेंस शीट बनी हुई है उसके बाद बना रहे हैं, तो इनडायरेक्ट मेथड आसान तरीका होता है टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम बैलेंस शीट। तो जीरो से शुरू करने की जगह हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट से शुरू करते हैं, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जो आपको ऑलरेडी आपने निकाल रखा होता है कि नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर क्या है। आप तो स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट बनाई रखी है, तो वहां से आपको दिख जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आया इनडायरेक्ट मेथड का क्या है। इनडायरेक्ट मेथड का लॉजिक है, क्योंकि आप ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट बना चुके हो, तो आप वहीं से शुरू करते हो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। नंबर वन। नंबर टू, इनडायरेक्ट मेथड में और डायरेक्ट मेथड में फर्क क्या है? मेन फर्क है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, विच इज दिस इज द मेन डिफरेंस। ठीक है, अगर आप इसके बाद देखोगे, इसके बाद सेम है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपने लिखी, फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, देन नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, एंड देन उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश इन कैश फ्लो। बिल्कुल डिटो सेम जैसे आपने वहां देखा था डायरेक्ट मेथड। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो बाकी सारा सेम है। मेन डिफरेंस कहाँ है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए। अब यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट हमने क्या लिया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अगर क्वेश्चन में ये डायरेक्टली नहीं दे रखा होता, जो कि नॉर्मली नहीं दिया होगा, हमें तो बैलेंस शीट दी होगी, इवन प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं दिया होगा। ये कहाँ से निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमें तो क्या दी होगी, बैलेंस शीट दी होगी क्वेश्चन में, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए आप क्या करते हो, इसको निकालने के लिए आप वर्किंग नोट बनाते हो। ठीक है, ये देखो लास्ट में यही निकल के आ रहा है, net profit before tax and extraordinary item, which was the starting point for us in the cash flow statement. क्लियर हो गया? तो यस। आपको ये निकालने के लिए फिर वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। अब इस जो बाकी डिटेल है वो जब आप वीडियो देखोगे तो समझ आ जाएगा। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया सो दैट यू कैन कनेक्ट कि हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम ये क्या बना रहे हैं। एक मैंने कहानी और बताई थी, समीक्षा गई ट्रिप पे। ठीक है, समीक्षा गई ट्रिप पे, ट्रिप थी वाइल्ड, यानी वहां आ गया शेर, और फिर उसका VP लो हो गया, तो हमें उसको चढ़ानी पड़ गई क्या अवनी? ड्रिप। समझ आ गया? तो तीनों यस चीजें याद रहेंगी, ट्रिप, वाइल्ड और ड्रिप। ठीक है, यस। बाकी जब आप वीडियो देखोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ समीक्षा बोलो। सर ये फॉर्मेट दूसरे पेज पे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है और जाएगा। ओके सर। सिर्फ जा नहीं सकता है, जाएगा। इनफैक्ट अब आप लोगों ने नहीं बनाया था अभी तक फॉर्मेट, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब आप ये लिखोगे ना, ये अच्छी बात याद दिला दी तूने, मैं ये बता देता हूँ। देखो, जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लिखोगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट, एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट, इसमें दो बातें याद रखना। पहले तो ये एरो नहीं बनेंगे, पूरा लिखोगे, इंक्रीज और डिक्रीज पूरा वर्ड लिखोगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट। इसी तरह से नीचे वाले में लिखोगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी कॉमा इंक्रीज इन करंट एसेट। कोई एरो नहीं होगा, ये तो मैंने समझो अपना शॉर्टकट यहाँ मार दिया। प्लस दूसरी चीज, जब आप ये लिखोगे ना, पहले वाला लिखा सपोज इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट, चार लाइनें छोड़ो, सॉरी चार ऐसे दिखनी, सॉरी चार, हाँ चार लाइनें छोड़ोगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चार लाइनें क्यों छोड़ोगे? क्योंकि जितने भी इंक्रीज डिक्रीजन को लिख के दिखाना है इंडिविजुअली। ठीक है, सपोज स्टॉक बढ़ रहा है तो लिखेंगे इंक्रीज इन स्टॉक, इसी तरह से डेटर का बढ़ रहा है तो डिक्रीज इन डेटर्स, तो हमें लिखना है ये चीजें। तो उसके लिए चार लाइनें छोड़ोगे। इसके बाद जब आपने लिखा ना, ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट, सिमिलरली जब आपने अगला वाला लिखा, लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट, फिर से चार लाइनें छोड़ोगे। समझ आ गई बात? तो इन दोनों के बाद चार चार लाइनें छोड़नी है, ताकि हम इसके अंदर रिस्पेक्टिव करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बारे में लिख सके कि कौन सा करंट एसेट बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटी कम हो रही है, क्या हो रहा है।
क्लियर है समीक्षा? यस सर। हाँ, तो अब ऑटोमेटिकली जब ये चार चार लाइनें और छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली ये दो पेजेस पे फ्लो करेगा। लेट मी ट्राई एंड शो यू हाउ इट विल लुक। मेरे पास रजिस्टर नहीं है तो मैं बुक का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज ये आपका, ओ तेरी की कुछ दिखाई दे रहा है, ब्लर हो रहा है ना, एक सेकंड रुको, कहाँ गया भाई, अब दिखेगा। हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये दो पेजेस हैं, मान लो ये आपके रजिस्टर के दो पेजेस हैं। तो जब आप इनडायरेक्ट मेथड करना शुरू करोगे तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड के पेज से आपने करना शुरू किया। लेफ्ट हैंड साइड के पेज में आपका पूरा क्या बोलते हैं, ये फॉर्मेट आएगा। उसके बाद खत्म नहीं होगा यहाँ पे, ये कम से कम आपका आधे करीब 3-4 लाइनें और हो सकता है यहाँ पे और आएंगी। लगभग 1/4 पेज और ले लेगा, आराम से ले लेगा। ठीक है, तो आपको आने दो, इसको आने दो, यहाँ तक फ्लो कर रहा है करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक फ्लो करेगा। उसके बाद आप उसके उसी के नीचे जहाँ ये खत्म होगा उसी के नीचे आप वर्किंग नोट बनाओगे। तो लगभग 3/4 पेज आपका यूज हो जाएगा। ठीक है, 3/4 होगा या हाफ पेज हो जाएगा, यूज हो जाएगा, आधा बचेगा, लगभग आधा पेज बचेगा। समझ आया? पहले आपने पूरा फॉर्मेट बनाया, फिर जहां खत्म हुआ उसके नीचे आपने वर्किंग नोट बना लिया। क्लियर हो रहा है? तो आपके पास लगभग आधा पेज करीब बचेगा। ये आधा पेज काम आएगा अभी अपने को कुछ और भी कैलकुलेशंस करनी है, कुछ और भी वर्किंग बनानी है, उसके नीचे काम आएगा। तो आपने क्या करना है, आप जब भी अपने पास बनाओगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको याद है मैंने पहले भी एक बार पार्टनरशिप में बताया था कि दो पेज साइमल्टेनियसली यूज करने हैं। याद आ रहा है? ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी ये दो पेज साइमल्टेनियसली यूज करने हैं जो आमने सामने है, ताकि एक ही पेज पे यहाँ पे पूरा को पूरा कैश फ्लो दिखाई दे, बार बार हमें पेज पलटने की जरूरत ना पड़े। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। प्लीज ऐसे नहीं करना है कि यहाँ से शुरू किया कैश फ्लो स्टेटमेंट और फिर अगले पेज को यहाँ अगले पेज पे पलट के यहाँ पे जा रहा है, आधा यहाँ आ रहा है आधा यहाँ आ रहा है, ऐसे नहीं करना, आमने सामने होनी चाहिए। समझ आई मेरी बात? क्लियर है? ये बात सिर्फ यहाँ के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ एग्जाम के लिए भी बता रहा हूँ कि इससे दो फायदे होते हैं। एक, टाइम बचता है, बार बार आगे पीछे नहीं करना पड़ता। प्लस दूसरा, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पूरा सारा कुछ एक साथ एक ही पेज पे दिख रहा होता है, तो आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वरना आप आगे पीछे करते रहोगे तो पक्का 99% कुछ ना कुछ गलत लिख दोगे, या तो फिगर गलत कॉपी करोगे या फिर आप किसी गलत कॉलम में ले जाओगे। क्लियर? ठीक है, चलो, और कुछ समीक्षा? नो सर। ग्रेट, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने यहाँ 50 लिखा हुआ है, देखे जरा क्वेश्चन 50 कौन सा था, लास्ट टाइम तो 50 कराया था मैंने। जरा खोल लो भाई अपनी अपनी किताबें। कोई मेरे से पूछ नहीं रहा सर 50 क्वेश्चन 1 2 3 4 ये सब नहीं है? हम सीधा 50th क्वेश्चन पे जा रहे हैं। उसका रीजन है भाई, हम सीधा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, बट हाँ कॉम्प्रिहेंसिव में भी आसान वाले कॉम्प्रिहेंसिव से कर रहे हैं। ठीक है, हम शुरू में हमारा पहला टारगेट होगा, हम पहले कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे। एक बार कॉम्प्रिहेंसिव समझ आ जाएंगे तो फिर आपको जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसके वो सारे आसानी से समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं उल्टा करूं, छोटे पार्ट से पहले शुरू करूं, तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो इनकम्प्लीटनेस है उसके अंदर। ठीक है, उसमें छोटा छोटा सा पार्ट होगा, वो आप अगर मैं समझाना शुरू करूंगा तो वो आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा। यहाँ पूरी कंप्लीटनेस दिखेगी, सारा कुछ एक बार में पूरा समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए हम पहले कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखो एक बार। ये अभी 39 नहीं कराऊंगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ 39 से ही शुरू करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर के हम खत्म करेंगे एंड तक, विच इज स्टिल लाइक क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, तो पहले हम करेंगे क्वेश्चन 39 से 56। ये खत्म करने के बाद फिर हम वापस पीछे आएंगे, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं फिर हम उनको करेंगे। एक बार ये समझ आ गया, फिर छोटे वाले क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, फिर वो समझ में आ जाएंगे, उल्टा नहीं चल सकते इसके अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ओके, अब मैं जरा क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लेता हूँ आपके लिए कौन सा कराना है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन 40 करते हैं।
हाँ जी, अब क्वेश्चन में देखो कौन करेगा मेरे साथ? यार कोई अब प्लीज हाथ खड़ा कर लो, अब तो ऐसे अच्छे लगता है तो हर बार मेरे को चूज करना पड़ता है। गंदे बच्चे हो गए हो सब लोग हैं। हाँ जी, कौन करेगा मेरे साथ डिस्कस, बताओ। कर लो यार, कोई तो हाथ खड़ा कर लो। चलो, परीक्षा को तरस आ गया मेरे ऊपर, किसी को तो आया है। क्यों, परीक्षा है ना? यस सर। अगर यस 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 यस। बाकी सारे बच्चों को तरस नहीं आया अभी तक, गंदे बच्चे हैं। चलो, हाँ जी। थैंक यू सो मच। हम लोग शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में देखो क्या दिया है आपको, परीक्षा बता सकते हो क्या दिया है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दी है, और 99% यही होने वाला है कि आपको बैलेंस शीट दी होगी और उससे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। इवन स्टेटमेंट ऑफ P&L भी नहीं दिया होगा, सिर्फ बैलेंस शीट दी होगी। ठीक है। हाँ, इतना हो सकता है बैलेंस शीट के साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हो। अभी जो क्वेश्चन कर रहे हो इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आगे आना जरा, क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले पे आओ। आई थिंक कौन सा 56 था। 56 है। देखो जरा 56 में क्या दिया है। पेज नंबर 121। बैलेंस शीट दी है, और जहां वो खत्म हो रही है पेज नंबर 122 पे, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो भी ऐसे ही आएगा कि आपको बैलेंस शीट दी होगी और साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब भी हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, तो उसके अंदर सिर्फ बैलेंस शीट है। ठीक है। फिर आगे जाके आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी होगी। तो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी होगी जिससे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। क्लियर हो गया? चल सकते हैं आगे। अब एक और चीज, बैलेंस शीट में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है बैलेंस शीट और उसके साथ में एक और चीज दी होती है, नोट्स टू अकाउंट्स। अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ 40th, उसके अंदर नोट्स टू अकाउंट्स नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद विल ट्राई एक और क्वेश्चन करने की जिसके अंदर नोट्स टू अकाउंट्स भी हो। तो उसको कैसे करना है, ठीक है, पहले विदाउट नोट्स टू अकाउंट्स वाला कर लेते हैं, फिर उसके बाद विद नोट्स टू अकाउंट्स वाला कर लेंगे। ठीक है जी। चलो, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो, क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 40। इसके अंदर आपको बैलेंस शीट दिया है, मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या है? ड्रॉ फॉर्मेट। तो आपको ये पूरा फॉर्मेट बनाना है। जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में क्या क्या आइटम दिए हैं नहीं दिए हैं हमें देखने की जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहले इररिस्पेक्टिव कि क्या दिया क्या नहीं दिया, ये फॉर्मेट बनाना है। क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है मेरा, मैं फॉर्मेट बना चुका हूँ ऑलरेडी। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है? आप बैलेंस शीट में सबसे शुरुआत से शुरू करो और उसको आइडेंटिफाई करते चले जाओ कि ये आइटम कहाँ पे आनी है। ठीक है। तो सबसे पहली आइटम क्या है? शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले देखा शेयर कैपिटल। कहाँ जाएगा शेयर कैपिटल, पहले तो ये बताओ। आवाज नहीं आ रही बेटा, अनम्यूट करना पड़ेगा। फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग। एक्टिविटी। कैसे पता चला? अगर देखो आपको याद हो, मैंने ये एरो उल्टे बना देता हूँ ताकि आपको ऐसे समझ आए कि बैलेंस शीट से जब रब करने को तो ना कहा था मैंने। हाँ जी। देखो, जब आप जब आप बैलेंस शीट से कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो याद कैसे करना है? देखो, बैलेंस शीट में सबसे ऊपर क्या आ रहा है? शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी, ये दो चीजें आ रही हैं। यही आ रही है ना सबसे पहले जब बैलेंस शीट को देखोगे तो ये दोनों आइटम आपकी कहाँ जाती हैं? ये दोनों आइटम आपकी जाती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, नीचे। क्लियर? समझ आया? ठीक है। और जो आपकी उसके बाद नीचे एसेट साइड में अगर देखोगे तो एसेट साइड में जो आपका नॉन करंट एसेट्स आता है वो कहाँ जाता है? वो जाता है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो आपको इस तरीके से याद होना चाहिए। और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कहाँ जाते हैं? ऑपरेटिंग। क्लियर हो गया? तो ये चीज आप जब बैलेंस शीट शुरू करोगे तो आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्लियर है? तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल ये जाएगा फाइनेंसिंग में। नीचे गया ऐसे क्रॉस करके दिखा देता हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ। देखो, शेयर होल्डर फंड नॉन करंट लायबिलिटी नीचे गया ना फाइनेंसिंग में क्रॉस करके, तो ये फाइनेंसिंग में आ गया। ये तो क्लियर हो गया। सबको क्लियर है? फाइनेंसिंग में आएगा। अब फाइनेंसिंग में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, और प्लस में आएगा या माइनस में आएगा वो देखते हैं। तो शेयर कैपिटल पहले कितना था बेटा? पिछले साल कितना था?
2 लाख और अब कितना हो गया? 250 तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? 50,000 बढ़ रहा है। 50,000 बढ़ रहा है, तो पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? आ रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। हर आइटम पे ऐसे ही सोचना है, ठीक है? अब मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा अभी इसके बाद। क्या सोचना है? पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मूल मंत्र यानी इंपॉर्टेंट चीज या अंडरलाइंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है? पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। फोकस किस पे होना चाहिए? पैसों के ऊपर। शेयर्स के ऊपर नहीं फोकस कर रहा कि शेयर आ रहे हैं या जा रहे हैं, नहीं। पैसे। बिल्डिंग आ रही है जा रही है, नहीं। पैसे। समझ आ रहा है? पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। हमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो चेक करना है, ठीक है? अब इस केस में जब शेयर इशू करे तो क्या हो रहा है? पैसे आ रहे हैं। पैसे आ रहे हैं तो कैश इनफ्लो है, यानी फिर मैं पॉजिटिव लिखूंगा, ठीक है? अब इसको लिखूंगा कहाँ पे? फाइनेंसिंग में। ये देखो फाइनेंसिंग में आ गया मैं। तो मैं फाइनेंसिंग में यहाँ लिखूंगा। दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक तरीका है, मैं लिख सकता हूँ इशू ऑफ शेयर्स, या अगर मुझे कंफ्यूजन होती है कि बढ़ रहा है कम हो रहा है तो इशू हो रहा है, रिडम्पशन हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो दूसरा तरीका क्या लिख सकते हो आप? इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, ठीक है? तो इंक्रीज डिक्रीज करके भी लिख सकते हो। तो जो भी आइटम है उसको इंक्रीज डिक्रीज करके लिख दो, अगर आपको ट्रांजेक्शन का मतलब समझ नहीं आ रहा हो तो, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू कैन राइट। एंड क्योंकि आप कितने से बढ़ रहा है? 50,000 से, तो आप यहाँ 50,000 लिख दोगे। और मैंने अभी अभी बताया क्योंकि ये कैश इनफ्लो है, पैसे आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ सबको? कैसे लिखा? किसी को कोई डाउट? पक्का? आगे चले, अगला बताओ। चलो अगला बताओ भाई, क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, एक चीज देख रहे हो आप, मैं क्या कर रहा हूँ? डिफरेंस निकाल रहा हूँ ओपनिंग और क्लोजिंग का, ताकि पता चले ड्यूरिंग द ईयर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। सब में यही कर रहे होंगे आप, देखना ऑलमोस्ट सब में। ऑलमोस्ट बोल दिया मैंने, क्योंकि अगली ही चीज में मैं ये नहीं करवाऊंगा, डिफरेंस नहीं निकलवाऊंगा। अब रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ जाएगा? ये क्या लिखा है क्वेश्चन में? सरप्लस। ये तो ये जो दे रखा है, ये क्या है? ये सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, तो ये क्या है? सरप्लस। कहाँ जाता है सरप्लस? ये वर्किंग नोट में नेट प्रॉफिट के लिए जाएगा। वेरी गुड, ये वर्किंग नोट में आएगा। ये देखो, ये रहा वर्किंग नोट में क्लोजिंग सरप्लस, ओपनिंग सरप्लस। तो क्लोजिंग सरप्लस कितना है बताओ? 1,83,000। वेरी गुड। और ओपनिंग कितना है? 82,000। तो 183 माइनस 82, ठीक है? 101। लो, लिख भी दिया मैंने 101, ठीक है? हाँ जी। अगला आप देख रहे हो, मैं ऊपर से चल रहा हूँ, जो आइटम आती जा रही है मैं उसको करता जा रहा हूँ, उसको जहां लेके जाना है। अब ये कम मैं कर सकता हूँ परीक्षा, तभी कर सकता हूँ जब मेरा पूरा का पूरा कैश फ्लो का फॉर्मेट बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ तो फिर मैं एक एक चीज सोचूंगा, अबे ये कहाँ जाएगी, अब इसको कहाँ लिखूं, इसको कैसे करूं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इतना आसान हो जाता है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर मेरा ये पूरा का पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है? हाँ जी, अगला बताओ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसमें 15% डिबेंचर दे फाइनेंसिंग रखे हैं। एक्टिविटी। चलो वेरी गुड, ये तो क्लियर हो गया, फाइनेंसिंग है। फाइनेंसिंग में आ जाते हैं। अब फाइनेंसिंग में बताओ, क्या लिखूं मैं? 30,000 जा रहा है कैश। 30,000 कैश जा रहा है, कैसे निकाला जरा बताओ? नहीं, उल्टा देख रहा है। 30,000 आ रहा है। 50 था नहीं, पहले, तो अब उल्टा 8। देखा नहीं, उल्टा देखा नहीं, उल्टा सोचा। क्यों सोचा पता है? क्योंकि आपने शॉर्टकट मारा, आपने पूरी लाइन नहीं बोली। आपको कैसे बोलना चाहिए था? पहले था 50,000, अभी हो गया 80,000, 30,000 से बढ़ रहा है, यहां तक तो आपने देख लिया था, आपने माइंड में सोचा भी यहां तक था, लेकिन उसके बाद आगे नहीं सोचा। 30,000 से बढ़ रहा है डिबेंचर, 30,000 से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर। हमने डिबेंचर इशू करे हैं, जब डिबेंचर इशू करेंगे तो पैसे आएंगे। ये पूरी चेन ऑफ सीक्वेंस आपने नहीं सोची। एम आई करेक्ट? मैंने यही सोचा था। मैं 22 और 21 आगे पीछे देख लिया था। पहले 21 है, फिर 22 है। ये हुआ था मेरे साथ। पर आपने मुझे अभी तो बोला 30,000 से बढ़ रहा है। हाँ। हाँ, तो अच्छा, फिर उल्टा कैसे देख लिया? फिर तो तूने ये चीज तो सही देखी थी। पहला पहला मैंने वही कहा था। पहले मैंने 30,000 कैश कम कहा था। अब मैं कह रही नहीं हूँ नहीं, 30,000 से बढ़ेगा पहले तूने कैश। बोला था 30, नहीं नहीं नहीं, तूने बोला था कि डिबेंचर 30,000 से बढ़ रहे हैं, लेकिन तूने कैश में आंसर गलत बोला था।
तूने कहा था मैंने दोनों डिबेंचर। बार डिबेंचर मैंने बोला ही नहीं है, मैंने कैश बोला है। अच्छा चल ठीक है, लेट्स नॉट आर्ग्यू, ठीक है, बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या बोला था, ठीक है, लेट्स नॉट आर्ग्यू ऑन दैट, बट ओके वापस आते हैं पॉइंट पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने फोकस करना है कैश के ऊपर, कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है। एंड एक बात और इससे देख लेना भैया, जैसे परीक्षा ने भी बोला कि मैंने ना डेट्स उल्टी पुल्टी कर ली थी, प्रीवियस ईयर को करंट ईयर कर दिया, करंट ईयर को प्रीवियस ईयर कर दिया, ठीक है, तो उससे पूरा क्वेश्चन जीरो हो जाएगा बेटा, पूरा उल्टा गलत करके आ जाओगे। और सिर्फ ये नहीं कि तुम गलती कर सकते हो, एग्जामिनर गलती करवाता है, क्या करता है, अभी आप देख रहे हो कि पहले 22 है, उसके बाद 21 है, एग्जामिनर जानबूझ करके आपसे गलती कराने के लिए क्या कर देगा, पहले 21 दे देगा, फिर 22 दे देगा। आपको तो आदत पड़ी होगी कि पहले करंट ईयर होता है, फिर प्रीवियस ईयर होता है, तो आप वही करके आ जाओगे और फिर रिजल्ट आला फुस, यानी जीरो। समझ आया? जीरो मिलेगा, लिटरली जीरो, क्योंकि बिल्कुल गलत हो गया, सारा कुछ गलत। तो प्लीज ध्यान से देख लेना कि ईयर्स कैसे मेंशन है, ठीक है। डिबेंचर 30,000 से बढ़ रहे हैं, कैश आ रहा है 30,000, क्या लिखूं परीक्षा? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इंक्रीज इन डिबेंचर्स प्लस 30,000। दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कुछ भी एक लिख देना, मैंने ऑब्लिक करके लिखा था, ठीक है, तो मैं अब यहाँ सिर्फ इश्यू ऑफ डिबेंचर लिख रहा हूँ। 30,000 अगेन मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो प्लस में आएगा, अगर जा रहे होते तो माइनस में लिखता, ठीक है। अगला ट्रेड पेबल, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वेरी गुड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग में कहाँ जाएगा, यहाँ, ये जो इंक्रीज और डिक्रीज वाला हमने लिखा था ना, करंट लायबिलिटी करंट एसेट, यहाँ पे आता है। अब बताओ ये क्या हो रहा है इसके अंदर, बढ़ रहा है कम हो रहा है? 40,000 मतलब ट्रेड पेबल्स बढ़ रहे तो कैश जा रहा है 40,000 से। हाँ, अब यहाँ ये सोचने की जरूरत नहीं है कैश जा रहा है कि कैश आ रहा है, क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका यहाँ एड और लेस हमने यहाँ लिखा हुआ है, देखो, ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला पार्ट है और जो वर्किंग नोट वाला पार्ट है, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ये हमें सिर्फ कहाँ सोचना है, जब आप नीचे फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग, सॉरी, जो फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग ये वाली एक्टिविटीज की बात करते हो, जो ये आपका ऊपर वाला पार्ट है, इसमें तो आपने एड लेस ये सब लिखा हुआ है, सेम यहाँ भी एड लेस लिखा हुआ है, तो यहाँ हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, सॉरी कैश आ रहा है कि कैश आ रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो देखना पड़ेगा, कैश के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। समझ आया मेरी बात? वो कहाँ करना है, सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में, कि बताओ बढ़ रहा है कम हो रहा है, उसकी वजह से कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। क्लियर हो गया? समझ में आई सबको? क्योंकि यहाँ पे हमने ऐड और लेस नहीं लिखा, यहाँ हमें खुद आइडेंटिफाई करके लिखना है। सबको क्लियर है? ओके, अब वापस आते हैं, बताओ कहाँ आएगा ये? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज ऊपर